आज का जो प्रमुख विषय मैं रख रहा हूँ अस्थमा। बहुत लोगों का ये आया है क्वेरीज कि अस्थमा पे बात करें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी लंग्स से रिलेटेड, लंग्स की सेंसिटिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उसका एंक्सियस थॉट से बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। जितने भी लोग एंक्सियस और बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनकी लंग्स की मूवमेंट बहुत फ्रीक्वेंट होती है। ध्यान दो, जो लंग्स है, लंग्स एक ऐसी मसल्स है जो दो तरीके से काम होती है, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक मसल्स का मतलब है कि आपकी इच्छा के अनुसार चलती है, और एक मसल्स है आपके बिना इच्छा के, आप इच्छा करें या नहीं करें दोनों अवस्थाओं में चलेगी। जैसे हार्ट की मसल्स है, अगर आप ये कहें कि हार्ट की मसल्स थोड़ा सा रिलैक्स होके चले तो ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि वो आपकी इच्छा से गवर्न नहीं है, वो उसकी मेमोरी ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे चल रही है। लेकिन लंग्स एक ऐसा मसल्स है जिसको आप गवर्न कर सकते हैं, इंटरफियर इसमें कर सकते। तो ब्रोंकाइटिस की बात हो रही, जो ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, चूंकि सेंसिटिविटी, ओवर सेंसिटिविटी उन ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है जो ऑर्गन्स ऑलरेडी ओवर सेंसिटिव है। तो कौन से ऑर्गन सेंसिटिव हैं? सबसे ज्यादा जो क्लोज ब्रीदिंग से कनेक्शन है वो है लंग्स। जितने भी ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं उनकी ब्रीदिंग में फ्लक्चुएशंस बहुत जल्दी दिखता है। यूं कहो कि ब्रीदिंग नहीं, ब्रीदिंग वर्ड गलत है, उनकी लंग्स में फ्लक्चुएशन दिखता है। क्यों? अगर बहुत माइन्यूटली इस पर ऑब्जर्व करो तो ओवर सेंसिटिविटी का मतलब है बहुत जल्दी जल्दी इंटरफियर करना, बहुत जल्दी जल्दी सिस्टम में रिजल्ट निकाल लेना। तो सॉफ्टवेयर में, थॉट में जितनी जल्दी रिजल्ट निकालते हो उतनी ही जल्दी आपकी मसल्स रिएक्ट हो जाती हैं, खास करके ऐच्छिक मसल्स, जैसे आपकी जो लंग्स है। अब ब्रोंकाइटिस पे डिस्कस करते हैं। ब्रोंकाइटिस का मतलब यहाँ पर है, हमारा सिर्फ इतना है कि आपकी ब्रीदिंग के इश्यूज हैं जो डॉक्टर कॉज मानता है। मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल कॉज पे चल रहा हूं। तो लंग्स की वॉल आपकी धीरे धीरे वीक हो गई हैं ड्यू टू ओवर सेंसिटिविटी एंड ड्यू टू एंक्सियस थिंकिंग। अब लंग्स को कैसे स्ट्रांग किया जाए ताकि लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब। ज्यादातर ऐसे केसेस में यदि आप देखो तो मैक्सिमम केस आपको मिलेंगे जिसमें जो आपका चेस्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी अप एंड डाउन होता है, मींस एक्सपेंड होता है और स्क्वीज होता है, एक्सपेंड होता है, रिलैक्स होता है, एक्सपेंड, रिलैक्सेशन, मींस छोटी ब्रेथ हो जाती है। जब आपकी छोटी ब्रेथ हो जाती है तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की एक प्रॉपर सप्लाई चेन नहीं बन पाती, तो ऑब्वियसली ब्रेन में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, लेस होगी, मींस आवश्यकता से कम हो जाएगी। अगर टेक्निकली देखो तो ब्रेथलेसनेस या इस रोग में, जिस रोग की बात कर रहे हैं ब्रोंकाइटिस या ब्रीदिंग के इश्यूज में, इसमें सारे ऑर्गन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्टेड हो जाते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करें? एंजाइटी और जो ओवर सेंसिटिविटी है अभी उसको साइड में करो, जब हम साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट पर आएंगे तो वहां बात करेंगे। अभी एक लंग्स में डायरेक्ट अटैक है, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो हम हठ योग की पद्धति को अपनाते हैं जो ब्रीदिंग का है। वो क्या है? लंग्स को डायरेक्ट मैनेज करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर माइंड से किसी भी ऑर्गन को डायरेक्ट कांटेक्ट कराओ तो उस मसल्स का स्टेमिना, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, चाहे वो इंटेस्टाइन की हो, चाहे वो जितने भी ऑर्गन की। यहाँ पर सेम टेक्निक मैं अप्लाई करूंगा कि अगर लंग्स की दीवार को, लंग्स की मसल्स को है तो मसल्स को डायरेक्टली आप इन्वॉल्व करा लो अपने माइंड से, तो बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाए। अब ये कौन सा प्राणायाम किया जाए? इसमें प्राणायाम बेसिकली आप अगर अपने हाथ को सिंपल ऐसे करो,
ठीक है। अब चूंकि ध्यान दो, ऐसे लोगों में जो ब्रीदिंग की रेशियो है वो बहुत फास्ट और शॉर्ट होता है, बहुत जल्दीबाजी होता है। ऑब्वियसली ऑर्गन का पेशेंस बहुत लेसर हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हाथ का सपोर्ट लेते हैं। वो कैसे, देखो, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी रखें, ज़्यादा दूरी नहीं रखना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में हमें कम से कम 11 सेकंड लगाना है, और मैं इस पर बहुत प्रयोग कर चुका हूँ, इसलिए आप प्रयोग करके देखें। पहले आप ये माइंड में रिजल्ट निकालेंगे, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले आप प्रयोग करें, ऑटोमेटिकली देखिएगा रिजल्ट। जैसे यहाँ से इनहेल करना शुरू करें और 11 सेकंड लगा दें। और वापस मुंह से एक्सेल कर दें, आवाज करते हुए। ये हो गया। यहां पर आपका फोकस ब्रेथ मत रखो, आपका फोकस आपका ये चेस्ट हिस्सा और आपका ये रिब होना चाहिए। ये हाथ केवल सपोर्ट है, ध्यान दो, इस हाथ से ब्रीदिंग का कोई लेना देना नहीं। इस हाथ का सपोर्ट लेने का मतलब है कि आपकी ब्रीदिंग रेशियो बहुत स्लो करें, क्योंकि ऐसे नहीं करोगे, धीरे धीरे हाथ करोगे। अब छाती को फुलाना हो तो छाती तो बहुत जल्दी फुला लोगे, तो छाती को फुलाने की प्रक्रिया बहुत स्लो करना है। हमें सांस पे ध्यान नहीं देना है। जैसे मान लो एक दूसरी मेथड है, यहाँ रिब पे हाथ रख लो और इसको यहाँ तक लाओ फुलाने के लिए। अब यहाँ तक जब आप लाओगे फुलाने के लिए तो 11 सेकंड ले लो। जैसे देखो, जो आप ब्रीदिंग पे फोकस नहीं करोगे, आप अपने रिब को फुलाने पर फोकस करो। तो जब आपका रिब फुलाने पे फोकस होगा तो आपके माइंड का और ब्रेन का फोकस रिब पर होगा और अपर बैक पर होगा। ध्यान दो, यहाँ पर बहुत सीरियस डिस्कशन है, और जो कंसंट्रेशन स्पैन जिनका नहीं है वो हट सकते हैं। जब आपका माइंड का फोकस रिब पर होगा, फुलाने पर रिब के होगा, तो ऑब्वियसली आपके माइंड का फोकस आपके अपर बैक पे होगा, जो लंग्स के बिल्कुल पीछे का हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो जब आपका ये जो रिब है दोनों, जब इसको फुलाने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे स्लो स्पीड में कराओगे, ब्रीद इन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस और ब्रोंकाइटिस या सांस की प्रॉब्लम है तो 11 सेकंड का कंसेप्ट हटा दो। जितनी आराम से हो सके आप अपना स्टेमिना देखो। तो केवल आप फोकस करो अपने दोनों रिब को, दोनों साइड के फुलाने का, बट स्लो होना चाहिए, और होल्ड करने का 2 सेकंड, जितना आराम से कंफर्टेबल, बहुत एक्सट्रीम नहीं जाना है, 2-3 सेकंड, और फिर आराम से छोड़ देना। इस दौरान क्या होगा, जब आप एक्सपेंशन कराओगे तो आपकी ब्रीद इन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब आप रिब को होल्ड कराओगे तो आपका सांस अंदर ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा। जब आप दोनों रिब को रिलैक्स कराओगे तो सांस ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। बाहर होल्ड करने की कोई जरूरत, केवल इनर कुंभक, अंतर कुंभक करना है, अंदर सांस होल्ड करना। ये 3 प्रोसेस से अपने दोनों रिब को, छाती को फुलाना पहला, होल्ड करना दूसरा प्रोसेस, तीसरा रिलैक्स करना। इन तीनों प्रोसेस में आपकी अपर बैक, नेक वाला एरिया नहीं, आपके लंग्स के बिल्कुल पीछे की स्पाइन ओपन हो जाएगी। ये जो चक्र है, ये जो नर्व्स का जो सेंटर है, जो लंग्स को भी कंट्रोल करता है, जो कहीं ना कहीं हार्ट को भी करता है, कहीं ना कहीं पूरे चेस्ट एरिया को कवर करता है। अगर इसको हम एक्टिव कर ले गए इसके माध्यम से, और जो कि इसके माध्यम से एक्टिव होता है, अगर ये एक्टिव हो गया तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो इन सब जिस डिजीज की हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
जैसे मैं एक एग्जाम्पल, मेरी एक स्टूडेंट 35-40 साल की रही होंगी, मैं 20-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उन्होंने बिना मेरे सहायता के अपनी प्रॉब्लम ठीक किया। ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर समस्या, और जबकि वो पफ वगैरह लेती थी, जब वो ऊब गई पफ लेने और दवाइयों खाने से, और जब मौसम चेंज होता था प्रॉब्लम आने से, ब्रेथलेस, जब दवाइयाँ उन्होंने फिर छोड़ दिया, और जब ब्रेथलेसनेस होती थी तो वो उसी ब्रीदिंग को लंबी करने लगे, ब्रेथलेसनेस को ही वो लंबा करने लगे, और गहरी सांस खूब गहरा निकालना, गहरा भरना, और 2-4 महीने में वो ऑटोमेटिकली गायब हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 4-6 साल में बिल्कुल ही कंप्लीट सॉल्व, फिर आया नहीं दोबारा। मेरे ये कहने का मतलब है, बहुत सारी चीज़ों में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम या कॉमन सेंस हमारे बॉडी और ब्रेन का, वो आपको बताता है। बहुत बुरी सिचुएशन जब आ जाती है तो वो आके खड़ा हो जाता है और आपके बॉडी को ट्रेन करने लगता है। लेकिन प्रारंभ में, शुरुआती दौर में ये नहीं बताता, क्योंकि कॉमन सेंस को हम दबाए रहते हैं, मतलब कुचलने के लिए हम सारे मेथड अपना लेते हैं। पर मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, वही सेम टेक्निक क्यों ना हम एक्सपेंशन पर और रिलैक्सेशन, एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन, इस क्रिया से एक और फायदा होता है। अब जरा देखो, यहाँ पर सिर्फ अपर बैक और रिब स्ट्रांग नहीं हो रहा है, यहाँ पर साथ साथ आपकी जो लंग्स है, एक मसल्स है जिसको हम गुब्बारा कह सकते हैं, गुब्बारे में फुलाने की, जो गुब्बारे की वॉल है, इसमें फुलाने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि वॉल है उसमें एक स्पीड मेंटेन्ड है, स्पीड स्लोअर हो गई, और उसकी वॉल में जो छोटे छोटे सेल्स हैं उनमें ज़्यादा ऑक्सीजनेशन हो रहा है, पेशेंस का लेवल बढ़ गया, ब्रेन से उसकी कनेक्टिविटी और स्लोअर हो गई, मतलब पेशेंस वाली हो गई, बहुत जल्दीबाजी नहीं, और रिलैक्सेशन में भी वैसे हो गई। ज़्यादातर देखो, अगर इस टेक्निक का उपयोग कर लोगे तो आप बहुत जल्दी ही ऐसी समस्याएं, हम लोग बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग 70-80% जब प्रॉब्लम होती है इस सब चीज़ों से, तो हम लोग इससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन ध्यान दें, थेरेपेटिक एंगल से हम ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोज करके, एनालिसिस करके। अगर प्रॉपर एनालिसिस हो जाए तो इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी विदाउट मेडिकेशन ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत प्रॉब्लम एक्सट्रीम है, और बहुत ज़्यादा हाइपर है और बहुत ज़्यादा समस्या से ग्रसित है, तो मैंने यहाँ तक कि पफ लेने के बाद लोगों को मैंने कहा कि पफ लो, ब्रीदिंग को थोड़ा ईज करो मेडिसिन से या सांस एक्स्ट्रा लेकर के, स्प्रे करके, और फिर प्राणायाम कर, जो ये एक्सपेंशन की और रिलैक्सेशन की, चेस्ट एक्सपेंशन, रिब एक्सपेंशन की। उसके बाद आप देखो, मैंने कई लोगों पे प्रयोग किया है, उसके बाद उनको पफ लेने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि उनको जो मौसम चेंज होता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ध्यान दो, ऐसे लोगों को जिनको ये ब्रीदिंग के इश्यूज होते हैं और पफ वगैरह लेते हैं, धीरे धीरे कुछ वर्षों में उनके अंदर मोटापा बढ़ने लगता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, तो आप उससे बच जाएंगे। लंग्स, अगर आप देखो, प्रकृति के अंदर लंग्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, लंग्स एक ऐसा मसल्स है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं, और मसल्स को ट्रेन नहीं कर सकते। इसीलिए योग और प्राणायाम में 2-3 चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सपर्टीज की गई, 2-3 बातों पर। जैसे लंग्स, हार्ट पर सीधा नहीं गया, कोई भी हार्ट योगी हार्ट पे सीधा एंट्री नहीं करता। लंग्स हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, स्पाइन में ज्वाइंट्स पर फोकस किया गया कि ज्वाइंट्स में कैसे अवेयरनेस ले जाई जाए, ताकि ज्वाइंट्स में अवेयरनेस से सीधा आप अपने ऑर्गन को इफेक्ट नहीं। थेरेपेटिक एंगल से मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ मैं स्पिरिचुअल एंगल से नहीं बोल रहा हूँ। तो लंग्स की मसल्स, आपके स्पाइन के ज्वाइंट्स पर फोकस, और ब्रेन पर, सेंसेस की। तो लंग्स की मसल्स हो गया, स्पाइन की ज्वाइंट्स हो गए, और ब्रेन हो गया, मतलब थॉट, और 5 सेंसेस की मसल, जिसमें आईज, जिसमें टंग, जिसमें हियरिंग, जिसमें स्किन, ये सब आ जाती है इसकी ट्रेनिंग।
तो ये जो पांचों सेंसेस हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये अपने नेचर से नहीं चलती, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को प्रकृति ने आपको हैंडल करने के लिए फ्री छोड़ा। तो जो हैंडल करने के लिए फ्री छोड़ा, जिस पर मैनेजमेंट हो सकता है, अगर हम उसको मैनेज नहीं करेंगे और उसका क्योर हम मेडिसिन से निकालेंगे, तो यहाँ तक कि डॉक्टर भी कहते हैं, अपनी मेडिकल साइंस भी कहती है कि यहाँ क्योर नहीं है, यहाँ तो बस किसी तरह जिंदा रह सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसके साइड इफेक्ट झेलने के लिए तैयार रहे। तो वो और उपाय बताते हैं, पर मेरे अनुसार ये जो टेक्निक है ये वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम है, और इसमें ब्रीदिंग को फोकस नहीं किया जाता, सांस पर फोकस नहीं किया जा सकता, इसमें केवल रिब, चेस्ट, अपर बैक, होल्डिंग, दैट्स इट, इस पर फोकस करें। इसको 11 मिनट कर लें, इसके थोड़ा साइड इफेक्ट दिखेंगे, और ये साइड इफेक्ट अगर आपको हो गया तो आप सोचिए आप क्योर हो गए। अगर आप 11 मिनट ये प्रैक्टिस करते हैं, अपर बैक में पेन आता है और इस ड्यूरिंग 11 मिनट में पेन बढ़ जाए, तो समझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन कुछ लोगों को अगर पेन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर स्टेमिना है थोड़ा सा। अपर बैक थोड़ा सा अभी और 2-4 दिनों के बाद पेन आएगा, पर आएगा पेन। जब आने लगे तो समझो कि अब प्रॉपर रिदम पर आ रहा है, और ये आपका सिम्टम है। आपकी बॉडी, आपका अपर स्पाइन सिम्टम बताएगा कि आप कैसे कैसे ठीक हो रहे हैं। इसका प्रैक्टिस करें, सुबह और शाम को, खास करके खाने के पहले अगर करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है इसका।